हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन सॉर्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जिसे कि हम ईएमएफटी कहते हैं। और अभी तक इफ़ यू गो टू माय चैनल तो देखेंगे कि ईएमएफटी का जो यूनिट फर्स्ट है उसका वीडियो हमने अपलोड किया है, लेकिन गलती ये हो गई थी। आई वाज अपलोडिंग वीडियो लाइव, मतलब वो जो यूनिट फर्स्ट का वीडियो में थोड़ा क्वालिटी कंटेंट बहुत ही पुअर हो गया है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे देन आई विल थिंक टू अपलोड अगेन यूनिट नंबर फर्स्ट। तो जो भी अभी तक अभी सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर देख सकते हैं, सबसे पहले एमएफटी की हम बताएं तो एमएफटी का हमने पूरा हैंड रिटेन नोट्स, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बार बार मैं कहता हूँ, जितना चीज़ इंपॉर्टेंट होता है वीडियो को प्रिस्क्राइब करके कम से कम कंटेंट मैं देने की कोशिश करता हूँ कि आपका भी टाइम बचे और यू कैन प्रिपेयर वेल। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप ज़्यादा कंटेंट पढ़े, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हाँ जितना पढ़े उसको बहुत ही क्लियरली आपके अंदर मतलब सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू राइट योर एग्जाम पेपर देन मतलब इन कॉपी टोटली रिफ्लेक्ट योर आंसर हाउ यू आर राइटिंग। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका मतलब थर्ड सेमेस्टर का जो सबसे पहले टेक्निकल कम्युनिकेशन है, हमने थोड़ा गलती किया। हमको ये अपलोड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फ्री थे तो हमने सोचा कि पहले आपका एग्ज़ाम है तो इसको हमने अपलोड किया। अगर हम टेक्निकल कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और जो पाइथन है एंड यूएचपी, अगर इसको हम लोगों ने नहीं मतलब अपलोड किया होता तो अभी तक आपका जो भी ईएमएफटी, बीएसएस, ईएमएफटी जो है आपका इस सेमेस्टर में बीएसएस एंड वन मोर सब्जेक्ट इज नॉन एज ईएमआई, इसको भी हम लोग अभी तक अपलोड किए होते। लेकिन योर एग्ज़ाम इन मार्च, तो उसको देखते हुए पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अब जो भी हमने कंटेंट उठाया था, जो टेक्निकल कम्युनिकेशन और ईएमएफटी, उस मतलब टेक्निकल कम्युनिकेशन जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसका हमने कवर कर दिया। अब नाउ टाइम इज़ कम विथ योर कोर ब्रांच। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर सब्जेक्ट है, ये आपको आप जानते होंगे, बीटेक थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी कमेंट आर आल्सो कमिंग कि सेकेंड यूनिट एंड अहेड चैप्टर कब का आएगा। तो अब हम स्टार्ट कर दिए हैं जैसे वन बाई वन ईएमआई एंड आई विल ट्राई टू कवर योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। एग्जाम से पहले जरूर मिल जाएगा। तो लास्टली मैं बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके उतना शेयर करो। तो चलो सबसे पहले हम इस यूनिट के ओवरव्यू पढ़ते हैं कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उतना तो पढ़ो ही, एंड यू कैन गो विथ एक्स्ट्रा नॉलेज इफ़ यू वांट। तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका यूनिट नंबर सेकंड है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसमें कूलाम लॉ, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपने क्लास 12 में पढ़ के आया होगा। यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मतलब आप सब चीज़ देखो क्लास 12 में आप पढ़े हो, लेकिन थोड़ा ना इसमें ब्रॉड है, थोड़ा सा ब्रॉड है, तो यही समझ में नहीं आता है। सब कुछ हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट टॉपिक, ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, लेकिन ये जो गास लॉ है और मैक्सवेल इक्वेशन, डाइपोल एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सवेल इक्वेशन, जो कि आपके मे बी फोर्थ यूनिट या फिफ्थ यूनिट में फिर आएगा। मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैक्सवेल इक्वेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सवेल इक्वेशन आता है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस प्रॉपर्टी मटेरियल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि पोलराइजेशन इफेक्ट हुआ, फिर से जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, देखिए हम जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन इक्वेशन, बाउंड्री इक्वेशन, मतलब इसको तो छोड़ नहीं सकते। हम जब स्टार्ट किए थे वीडियो, हम बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बाउंड्री कंडीशन एंड मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री कंडीशन दोनों प्रीवियस ईयर में आपका पूछा है। आप जाकर क्वेश्चन देख लेना, पीवाई की दोनों 7-7 नंबर, मतलब 14 नंबर तो एक ही कंसेप्ट से आया है। तो चांसेस कम है कि इस बार है, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जा सकते। फिर से लास्ट टॉपिक बाउंड्री कंडीशन के बाद पॉइजनेस एंड लेप्लास इक्वेशन एंड मेथड ऑफ इमेज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइजन इक्वेशन एंड लेप्लास इक्वेशन सो इंपॉर्टेंट। चलिए आपका यूनिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका देख सकते हैं यूनिट नंबर सेकंड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सबसे पहले देखो सोर्स एंड रिजल्ट क्या होता है। सबसे पहले सोर्स क्या होता है हमारा, अगर स्टैटिक चार्ज है, मतलब चार्ज जो है अगर रुका हुआ है, आप जानते हैं कि जब चार्ज मतलब जब इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, तभी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्यू बाई आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। तो जब रेट ऑफ चार्ज का फ्लो होगा तभी तो हमारा करंट होगा। तो यहाँ पे जब स्टैटिक चार्ज होगा वहाँ तो करंट जीरो होगा, तो आई इक्वल टू जीरो। तो यही बोल रहा है कि स्टैटिक चार्ज रिजल्ट क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। फिर डीसी करंट, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीसी करंट से। अगर डीसी करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट है, तब थोड़ा मतलब डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये आप पढ़ोगे, मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट। और जैसे जैसे हमने बताया कंटिन्यूटी इक्वेशन, रिलैक्सेशन इक्वेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वेरिंग आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, दोनों क्रिएट होगा, राइट। अब टाइप ऑफ चार्जेस देखो, हमने फर्स्ट यूनिट में भी बताया था, इस यूनिट में भी आपको बोलेंगे कि टाइप ऑफ चार्जेस, जो कि पॉइंट चार्जेस, लाइन चार्जेस, सरफेस चार्जेस और जो वॉल्यूम चार्जेस है, इसे हमने बताया था। तो
आप जानते हैं कि Q/L होता है आपका जो कूलाम पर मीटर होता है, ये मतलब लाइन चार्ज होता है। सरफेस चार्ज होता है मतलब चार्ज बाई एरिया। जब एरिया आएगा तो सरफेस चार्ज, जब लाइन चार्ज होगा तो लेंथ से डिवाइड करेंगे, और जब वॉल्यूम चार्ज आएगा तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको होना चाहिए। 2 नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज और वॉल्यूम चार्ज, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। देखो कभी भी आप लिखते हो ना, तो ये जो यूनिट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चार्ज पर लेंथ है तो चार्ज मतलब कूलाम पर मीटर होगा, एरिया होगा तो मीटर स्क्वायर होगा, वॉल्यूम होगा तो मीटर क्यूब होगा, राइट। अब चलते हैं कूलाम लॉ ऑफ फोर्स। अब जानते हो कूलाम लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो दोनों फोर्स के इन्वर्सली, मतलब जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लिखा है कि फोर्स चार्ज फर्स्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड के प्रोपोर्शनल, जो डिस्टेंस है उसके बीच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जब दोनों के मतलब जब दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे एंड देन वन कांस्टेंट लाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलाम लॉ है, यही कूलाम लॉ फोर्स ऑफ इक्वेशन है, जो कि आपने 12th में पढ़ा था। इस पर इतना फोर्स नहीं देंगे। आप जानते होंगे कि 1/4 साइलेंट नट इसका वैल्यू होता है जो कांस्टेंट होता है। एंड वेयर एज जो भी है ये फोर्स ऑफ लोकेशन, ये R12 जो होता है OP माइनस OP, फिगर देख के आप समझ जाना। ये वन शॉट है, एंड वन शॉट इज जस्ट अबाउट कि आपको टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो समझ में आना चाहिए, एंड इट्स जस्ट अबाउट रिवीजन टॉपिक। तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ना, आप जितना इंपॉर्टेंट थिंग है उस चीज़ को हम कवर करेंगे केवल, राइट। तो आप जानते हो कि E0 होता है, जो आपका E0 की वैल्यू, जो आपका परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर होता है, या 1/36 पाई × 10⁻⁹ फैरेड पर मीटर लिख सकते हैं। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है वो E0/E/E0 हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से। तो ये हमने कवर किया। उसके बाद आपको अगर एक मतलब 1/4 साइलेंट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 होता है, लेकिन आप 9 × 10⁻9 में लिख सकते हो। कैसे? 4 पाई और साइलेंट की वैल्यू यहाँ पर रखो, एंड देन मतलब आप आगे बस कैलकुलेशन कर लो, 9 × 10⁻9 आ जाएगा कॉन्स्टेंट की वैल्यू। तो ये हुआ। अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन चल रहा है, जैसे जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, एंड देन आपको बाउंड्री कंडीशन, जो रिलैक्सेशन पॉइजन इक्वेशन, उसको हम समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले फील्ड आप जानते हो कि फील्ड इज अ रीजन वेयर मेजर सम फिजिकल क्वांटिटी। अरे फील्ड यही होता है ना, मान लो चार्ज है, चार्ज के जो फिजिकली इसके अंदर आओगे तो इसका फील्ड है चार्ज का, इसके बाहर जाओगे तो इसका फील्ड नहीं है, जस्ट अबाउट द फील्ड। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या Q/4πε0E12, जो इसका यूनिट वेक्टर होता है, जब डिस्टेंस से डिवाइड होता है तो उसको मतलब ये क्या बोलते हैं, डिफाइन एज द फोर्स ऑन द कूलाम चार्ज, और यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट टेस्ट चार्ज से कितना मतलब इसका इंटेंसिटी है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। या यूनिट वेक्टर इक्वल टू जानते होगे। इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट अबाउट वन शॉट, एंड वन शॉट इज जस्ट जैसा मैं दे रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि जितना दे रहा हूँ उतना पढ़ोगे, तो इट्स नॉट, ये तो इनफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने इतना ही पढ़ के 54+ मतलब 54 लाया था, तो आप 54+ भी ला सकते हो, लेकिन हाँ सॉलिड इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ भी छूटना नहीं चाहिए। अब वीडियो देखने में आप नेगलेक्ट करोगे कुछ टॉपिक या 2x पे देखोगे तब तो नहीं होगा ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। E12 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 ड्यू टू द चार्ज लोकेटेड एट P1। यहाँ से फिगर देखना, सब चीज़ हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये हुआ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, ये आप जानते हो, रिस्पेक्ट टू सोर्स। और अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये मतलब फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन ऑल रीजन स्पेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका पॉइंट है r θ φ किस में होता है बताओ मुझे, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल या आपका रेक्टेंगुलर। अब बताओ। अब अगर अच्छे से पढ़ोगे तब ना मालूम होगा कि R5Z जो होता है स्फेरिकल में होता है शायद, राइट, शायद ना, नहीं शायद नहीं, स्फेरिकल में ही होता है ना। तो स्फेरिकल में ही आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो यहाँ से जब निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो Q/4πε0 R और RQ कैप, ये आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा R12 के लिए। अब चलते हैं, अब स्टार्ट होता है आपका मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब ये क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब एक फ्लक्स एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये लाइन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक एरिया में कितना मतलब इंटर कर रही है, और मतलब इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ लाइन कहते हैं।
तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फर्स्ट फ्लक्स की बात करें इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू अपन फाई अपन एरिया होता है। आप जानते होंगे फ्लक्स पर एरिया इज नॉन एज डेंसिटी और कूलम्ब पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की हमारे फॉर्मूला होता है। यहाँ से ये फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मतलब सरफेस के लिए लेंगे तो दो लगाते हैं इंटीग्रल, ये जानते होंगे डी डॉट डी एस होता है, डी डॉट डी एस, क्योंकि ये डेंसिटी और ये फ्लक्स। यहाँ से देख लो ना यार, डेंसिटी डी इक्वल टू फाई पर एरिया, तो यहाँ से जब हमें फ्लक्स निकालना होगा तो डी इंटू क्या होगा एरिया, तो वही तो डी एस क्या है एरिया, तो सरफेस एरिया है, बस फ्लक्स इज गिवन बाई। और गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल 110% मैं कह सकता हूँ, इसको पूरा रट के जाओ, इसमें ये नहीं कि समझ के जाओ और समझ के जाके कुछ एक्स्ट्रा लिखो, एक्स्ट्रा नहीं, स्टेटमेंट वही होना चाहिए। गॉस लॉ स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो यही होता है, हमने बताया ना क्लोज सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ लाइन चार्ज पास कर रहा है, और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डी डॉट डी एस क्यू इनक्लोज के बराबर होता है। क्यू इनक्लोज जरूर लिखना, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टेटमेंट होता है। आगे हम बात करें तो जो आपका गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ सरफेस इज क्लोज सरफेस, हमने बताया इन रेक्टेंगुलर सरफेस गॉसियन सरफेस इज क्यूब। रेक्टेंगुलर के लिए क्यूब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सिलेंड्रिकल के लिए होता है वो क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल के लिए क्या होता है, स्फेरिकल, मतलब सरफेस इज स्फेरिकल, तो ये आपको जरूर याद रखना होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, कंसीडर अ गॉस सरफेस लोकेशन कर्व बाई ई रिक्वायर्ड। अब सिलेंड्रिकल के लिए कैसे हम गॉस लॉ निकालेंगे, और यहाँ जानते होंगे कि डी क्या होता है, डी जो होता है डेंसिटी होता है और ये एरिया होता है, तो ये मतलब अब सिलेंड्रिकल के लिए क्या होगा भाई, सिलेंड्रिकल के लिए मैं बताया था रो फाई एंड जेड होता है, तो यहाँ डी और ये हमारा रो हो गया और एरिया 2 पाई रो एच होगा हमारा एरिया, तो हमारा सिलेंड्रिकल के लिए फ्लक्स निकल गया, फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा इतना होगा और सिलेंड्रिकल के लिए। अब आगे हम चलते हैं स्फेरिकल के लिए क्या होगा, स्फेरिकल के लिए आप जानते हो आर फाई एंड रो फाई एंड जेड होता है, क्या आर फाई एंड जेड होता है, हाँ आर फाई एंड जेड होता है ना, 1 मिनट जस्ट गो थ्रू है, हाँ आर थीटा एंड फाई होता है। तो स्फेरिकल के लिए अपने स्फेरिकल के लिए आप जानते हो कि क्या होता है आर थीटा एंड फाई, तो यहाँ सबसे पहले आर के लिए दिखा जाए तो यही डी आर, और ये आप स्फेरिकल के लिए स्फेर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इतना तो मालूम होगा ही, मैथ पढ़ रहे हो M1 M2 M3 M4 जो भी इतना पढ़े इतना तो मालूम होगा ही। तो यहाँ से हमने स्फेरिकल के लिए मतलब फ्लक्स निकाला, फ्लक्स इक्वल टू इतना आ गया। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वेक्टर ई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इन ऑल रीजन ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हैविंग, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग जो मतलब क्या कह सकते हैं लॉन्ग सीट होता है, जिसका मतलब हैविंग अ लाइन मतलब लॉन्ग लाइन हैविंग रो एल सेंटीमीटर लाइन चार्ज डेंसिटी अलोंग द जेड एक्सिस। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग हमारा मतलब रो एल दिया हुआ है। यहाँ से आप जानते हो स्फेरिकल कौन सा बोला है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है, कोऑर्डिनेट सबसे पहले पढ़ो, फाइंड द फैक्टर। यहाँ पे देखो इनफाइनाइट मतलब जेड एक्सिस में बोला है, तो रो फाई जेड किसके लिए होता है, सिलेंड्रिकल के लिए, सिलेंड्रिकल हमने लिया, ठीक है। जब सिलेंड्रिकल लिया तो आगे हम क्या करेंगे, आगे आप जानते हो कि सिलेंड्रिकल के लिए हमारा क्या होता है फाई इक्वल टू क्या होता है डी इंटू डी एस इनक्लोज क्यू इनक्लोज, यही होता है ना चार्ज, यहाँ पे चार्ज है ना क्यू इनक्लोज। तो आगे हम निकालेंगे तो डी रो अभी हमने बताया, और रो फाई जेड हमारा इसके लिए मतलब ये जेड एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है ना रो फाई जेड, और ये रो एल इंटू एच हो जाएगा, यहाँ से एच कटा, डी रो बराबर इतना आया। जब डी रो बराबर हमारा इतना आया तो हम क्या करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। इसमें हम क्या बताएं, ये सिंप्लीफाई है, देखो मतलब डी बाई डी फाई एस इतना दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल के लिए इतना हमने रखा है, एरिया जानते हैं कि 2 पाई आर होता है हमारा सिलेंड्रिकल के लिए, हमने रखा डी इंटू डी फाई होता है। अभी हमने बताया कि जो हमारा मतलब डेंसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक इप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है, डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई होता है। अरे यहाँ से ई इक्वल टू डी अपन इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, कैसे भी लिखा लो फॉर्मूला आना चाहिए बस। ये हमारा लास्टली ई जो होता है लॉन्ग सीट के लिए कितना आएगा, ये रो एल अपन 2 पाई इप्सिलॉन रो अपन रो ए कैप आएगा, ये हमारा ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा जो सिलेंड्रिकल के लिए है वो इतना ही होगा। देखो इसमें कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्यू इनक्लोज इक्वल टू डी इंटू डी एस होता है, यहाँ बस वैल्यू रखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आ गया हमारा आंसर। इसमें रटना क्या है, थोड़ा बहुत हाँ इसके बारे में लिख देना कि लेटर सपोज हमारा ये कोऑर्डिनेट है, ये जेड एक्सिस में इतना दिया हुआ है, मतलब पेज भरने का एक तरीका होता है और वो भी पॉइंट वाइज होना चाहिए, ये नहीं कि पैराग्राफ में ऐसा लिखने लगे, ऐसे नहीं, एक पॉइंट लिखे, जैसे पॉइंट पेपर कॉपी लिखने का यही तरीका होता है, एक पॉइंट लिखे इतना लिखे, फिर एक पॉइंट लगाए इतना लिखे, फिर एक पॉइंट लिखे, पॉइंट वाइज लिखो तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा।
तो अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी जानते ही हो, पोटेंशियल एनर्जी नथिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज मतलब डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिफाइन एज द वर्क डन इन मूविंग वन चार्ज। मतलब वर्क डन कितना करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज इज नोन एज ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल वी ए माइनस वी बी। मतलब दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो जितना हमें वर्क डन लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ वी ए बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी विथ रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट, पोटेंशियल एट बी विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इतना चीज़ तो हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे नहीं, इतना आपका काम है। बस मेरा काम है कि आपको वन शॉट प्रोवाइड करना, आपको रिवाइज करवा देना और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझा देना। एम आई राइट? ओके। तो फॉर स्टैटिक फील्ड के लिए क्या होगा, अभी आप जानते हो कि स्टैटिक फील्ड के लिए हमारा चार्ज क्या होता है, जीरो। स्टैटिक है, स्टैटिक फील्ड के लिए क्या होगा, स्टैटिक फील्ड के लिए अभी हमने देखा ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया यहाँ पर शुरू में एकदम स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में स्टैटिक फील्ड के लिए हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर सबसे पहले में स्टैटिक फील्ड के लिए चार्ज हमारा जीरो, ठीक है, स्टैटिक फील्ड। आगे हम चलते हैं, यही सब है, बस मैक्सवेल इक्वेशन सब कुछ आपको पढ़ना होगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्टैटिक फील्ड के लिए क्यू इक्वल टू ई डॉट डी एल होता है। तो यहाँ पे स्टैटिक फील्ड दिया हुआ है, ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे फ्रॉम स्टोक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, ई डॉट डी एल इक्वल टू ये आपका मतलब डेल डॉट ई डॉट डी एस होता है। आपका स्टोक इक्वेशन हमने बताया कि जो स्टोक इक्वेशन क्या कहता है, ई डॉट डी एल जो लाइन इंटीग्रल होता है इक्वल टू मतलब क्या होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ई डॉट डी एल इंटू मतलब डी डॉट डी एस, मतलब ये हमारा स्टोक थ्योरम होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ अगर जीरो हम पुट करेंगे तो हमारा इतना की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये हमारा डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो आया फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से यही पता चला कि जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इरेशनल होता है। ये हमारा मतलब ये हमने जैसे प्रूफ किया हमें समझ में आया कि ये क्या होता है, ये इरेशनल होता है। नाउ गॉस जो है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते होंगे, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय डिफिनीशन रो इंटू वी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी। कैसे होता है यार, हर चीज़ देखो, आप जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यही तो लिखा हुआ है, देखो क्यू इक्वल टू डी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम डेंसिटी को रो से हम डिनोट किए हैं, बस यहाँ पे यही, बस यही समझना है। मेरे को भी समझ में नहीं आता इसलिए हमने समझा दिया। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो उसका तुरंत फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख के रिलेट करो, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो क्यू इक्वल टू रो इंटू वी डी वी। अब यहाँ से फिर डाइवर्जेंस थ्योरम में आपने पढ़ा था कि डी डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, डेल डॉट डी वी के बराबर होता है। जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्यू इक्वल टू अभी देखा, क्यू इक्वल टू रो इंटू वी, क्यू इक्वल टू रो इंटू वी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन हमारा बना है, क्यू के जगह पे हम क्या रख देंगे, रो इंटू वी रख देंगे। जब रो इंटू वी रख देंगे, यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे देखो रो इंटू वी किसके बराबर आया था, हमारा क्यू बराबर रो इंटू वी डी वी आया था। तो बस यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, सेकेंड इक्वेशन इतना आया, फिर फ्रॉम डाइवर्जेंस इक्वेशन हमने ये देखा। अब फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू के बराबर है और क्यू हमारा रो डी वी के बराबर है, तो इसको हमने इसके बराबर लिखा। समझ में आया ना? देखो जैसे लिखा हुआ है वैसे पीडीएफ पढ़ना, जितना हमें, मैं बिना बोर्ड के जितना आपको समझाने की क्षमता मेरे अंदर है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ नहीं, बस जैसा लिखा हुआ है वैसे इक्वेशन वाइज। लेकिन हाँ आपको मेहनत करना होगा समझने में, समझ जाओगे। तो ये आपका होगा, मतलब जब आप फिर जब इतना लिख लिया ना तो ये इसको फोर्थ इक्वेशन कर लोगे। अब थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो ये देखो इतना, ये दोनों तो बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इतने ये तीनों हमारा मतलब जो वॉल्यूम इंटीग्रल ये कट जाएगा, तो ये मतलब डेल डॉट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड हैज़ डाइवर्जेंस, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने प्रूव किया। अब आगे चलते हैं, जो रिलेशनशिप बिटवीन जो होता है ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और पोटेंशियल होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी इक्वल टू क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन। मतलब जो हम पाथ लेते हैं उसमें डिफरेंस होता है। हम देख सकते हो यहाँ से फिगर हमने ड्रा किया और यहाँ से ए मतलब वी ए बी क्या होगा, और जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो निगेटिव साइन आता है वी ए बी। तो वी ए बी प्लस वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब वोल्टेज इक्वल टू ई डॉट डी एल जानते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन,
यहाँ से फिगर भी बना देना। फिगर बनाने के बाद आप जानते हो कि ई डॉट डी एल, अभी हमने पीछे बताया था कि डॉट डी एल इक्वल टू जीरो क्यों होता है। आपने देखा कि ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। फिर फ्रॉम ये क्या है आपका स्टोक थ्योरम है कि डाइवर्जेंस थ्योरम, ये बताओ आप। हमको लगता है स्टोक थ्योरम है। हाँ, स्टोक थ्योरम सब जानते हो, इतना होता है। अब ये मतलब यहाँ से ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, जब इसके बराबर जीरो रखोगे तो मतलब यहाँ जब जीरो रख लोगे, देखो ये इक्वेशन इतना जीरो रखोगे तो यही बचेगा ना। तो जो डेल क्रॉस ई है वो इक्वल टू जीरो, हमने पहले भी समझाया था। फिर यहाँ से भी प्रूफ होता हुआ कि हमारा डेल डॉट डी मतलब डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो होगा। अब वी इक्वल टू हमारा क्या होगा माइनस ई डॉट डी एल, तो डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डॉट डी एल इंटू, देखो समझोगे तभी समझ में आएगा। एमएफटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि थोड़ा सा भी इसे चुप करोगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू माइनस में ई डॉट डी एल आया, तो वही डी वी इक्वल टू मतलब डी वी इक्वल टू क्या करेंगे डेरिवेट कर देंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ई डॉट डी एल हो गया, ये हमारा लाइन इंटीग्रल के हो गया, ये हमारा सरफेस के लिए हो गया। बस ऐसा ही है, मतलब यही एक्स डायरेक्शन वाई के लॉन्ग लिए, जेड के लॉन्ग लिए, तो इतना होगा बस। और क्या है, कुछ नहीं है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल मतलब टोटल चेंज इन वी एक्स वाई जेड, पूरा ये रेक्टेंगुलर ले लिए इन सम ऑफ द पोटेंशियल चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड क्या होगा डी वी अपन डी एक्स हो जाएगा, डी वी अपन डी वाई इन वाई डी वाई हो जाएगा, और डी वी अपन डी जेड इंटू डी जेड, मतलब ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। फिर जब कंपेयर करोगे आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन हम मतलब क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपन डी एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस डी वाई वाई मतलब डी वी अपन डी वाई। यही हमने फाइंड कर लिया कि जो हमारा रिलेशन होता है ई इक्वल टू माइनस डेल वी, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल मतलब वी वेक्टर होता है बस। और क्या है इसमें, आगे हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको आपको समझ में नहीं आता है तो रटना पड़ेगा। अब जो भी चीज़ हम बाउंड्री कंडीशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, रिलैक्सेशन टाइम और फिर से लास्टली थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बताएंगे, तो इस चीज़ को आप थोड़ा भी छोड़ नहीं सकते। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ द करंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जानते हुए, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन फॉर्म एनर्जी और चार्ज दो बोथ मतलब वही सेम होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वही हमने बताया। तो आई इक्वल टू जानते हो कि जे इंटू डी एस होता है। अब ये कहाँ से है आप नहीं जानते हो तो मैं कैसे बताऊँ कि हमारा ये क्या होता है, मतलब ये करंट डेंसिटी होता है। करंट डेंसिटी क्या होता है, अरे करंट डेंसिटी क्या होगा, आई इक्वल टू करंट डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। जस्ट 1 मिनट, तो बस यही होता है, मतलब यही जो होता है पर यूनिट एरिया को हम जे लिख देते हैं, मतलब और हमारी चार्ज डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी होता है। यहाँ पे लिखा भी होगा आगे कि लेट क्यू आई इक्वल टू चार्ज बिटवीन द क्लोज सरफेस। अब डी आई बाई डी टी, अब यहाँ से हमें समझना होगा कि देखो क्यू आई हमने चार्ज लिया, अब हम यहाँ जानते हैं कि माइनस क्यू अपॉन टी, ये क्या होता है आई के बराबर होता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। देखो यहाँ पे माइनस हमें क्या बता रहा है, माइनस से मतलब थोड़ा भी डरना, क्योंकि माइनस इज डिक्रीजिंग कह रहा है। कोई भी चीज़ घटता है तो माइनस होता है, जब बढ़ता है तो प्लस होता है, दैट्स इट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने देखा कि रेट ऑफ हमारा क्या है, रेट ऑफ करेंट सेम एज द रेट ऑफ मतलब आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ मतलब क्या होगा आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ से आई इक्वल टू अभी हमने देखा जे डॉट डी एस हमारा करंट डेंसिटी मतलब होता है, और ये करंट इक्वल टू क्या होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, तो वही लिखा है माइनस क्यू बाई टी। देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि बस इतना मतलब ऊपर आपको इतना तो आप अपने दिमाग से लिख लोगे। देखो कि आई इक्वल टू जे डॉट डी एस होता है, ये मतलब आप समझा देना कंटिन्यूटी इक्वेशन चार्ज के प्रिंसिपल पे काम करता है कि मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद जब आप इतना पूरा कहानी लिखे, एक कहानी है, उसके बाद मेन आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब थ्योरी याद करना है, तो देखो थ्योरी याद करना है ना, तो की पॉइंट याद करते हैं, इसको याद करेंगे बस हमारा काम खत्म। कैसे, देखो आई इक्वल टू क्या होता है, अभी आपने देखा कि जे डॉट डी एस होता है। अब आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। अभी आपने देखा कि माइनस क्यू बाई टी, क्योंकि यहाँ पे हम क्यों माइनस ले रहे हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ समझ में आया। अब इसको हमने सेकंड इक्वेशन बनाया, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन करंट इक्वेशन नाउ इज इन डाइवर्जेंस थ्योरम। और डाइवर्जेंस थ्योरम जानते ही हो, डाइवर्जेंस थ्योरम अब जानते हो कि जो लाइन सरफेस इंटीग्रल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर हो जाता है।
यहाँ से जे डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये सरफेस है तो ये वैल्यू में क्या होगा, ये मतलब डॉट होके वैल्यू में आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमने माइनस डी आई बाई डी टी लिया था वो मतलब क्या हो जाएगा, अभी देखो ये सरफेस में है ना, यहाँ पर सरफेस में है, सरफेस में है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो माइनस डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वॉल्यूम में आ जाएगा। वॉल्यूम में आ जाएगा तो जो डेंसिटी है उसको रो भी लिख लेंगे। जब रो भी लिख लेंगे तो ये हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है, और ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन यहाँ पे है देखो, ये भी हमारा देखो जे डॉट डी एस, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ और ये हमारा थर्ड हुआ। जब दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके बराबर हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है कि जो थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को हम जब मतलब कंपेरिजन करेंगे तो ये डेल डॉट जे डी वी, मतलब ये क्या है, करेंट डेंसिटी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल रो वी अपन डी टी डी वी हो जाएगा। यहाँ से डी वी कैंसिल, डिलीट कर दो, हमारा क्या बचा, ये इंटीग्रल से इंटीग्रल खत्म कर दो, तो हमारा क्या बचा, लास्टली हमारा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन बचा, ये देखो कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं याद होता है तो फार्मूला याद कर लो अगर पास 21 नंबर चाहते हो तो डेल डॉट जे जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल रो वी अपॉन डी टी, ये हमारा कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन होता है। तो नाउ कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन कैसे प्रूफ करते हैं हमने पूरा समझाया, हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहे हैं, इससे अच्छा क्या ही मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा कौन आपको हेल्प करेगा, आई डोंट थिंक लाइक सो। और ज़्यादा टाइम मत दो, जितना कंटेंट मिल रहा है उसमें फोकस करो, और ज़्यादा कवर करने के चक्कर में पड़ोगे तो जितना आप सोच रहे हो ना वो भी भूल जाओगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। जितना हम कंटेंट दे रहे हैं आप पढ़ो, आपको अगर और भी पढ़ना है तो देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल, वहाँ से जाओ, कंटेंट को भी इकट्ठा करो और मार्क्स अच्छा लाओ। अगर ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो उसका हमने मेरिट एंड डीमेरिट दोनों बताया। आगे हम पढ़ते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, लेट अस कंसिडर जो कंडक्टिंग मटेरियल विच लीनियर एंड होमोजेनियस, मतलब जो होता है ना, करेंट डेंसिटी इज अ टाइप ऑफ मटेरियल। तो होमोजेनियस मतलब क्या होता है, देखो होमोजेनियस समझना, होमोजेनियस इज सेम टाइप, परमिटिविटी कंडक्टिविटी एंड, मतलब जो परमिटिविटी और कंडक्टिविटी अगर किसी भी मटेरियल का सेम है तो उसे हम होमोजेनियस बोलेंगे। और जे इक्वल टू सिग्मा, ये आप जानते ही हो, जे इक्वल टू सिग्मा ई, आपने शुरू में ही पढ़ा होगा, ये आपका एक फार्मूला होता है जो कि मतलब ओम्स लॉ होता है, मे बी, हाँ ओम्स लॉ क्या होता है। और डी इक्वल टू आपने देखा कि डी इक्वल टू क्या होता है, ई जो इप्सिलॉन नॉट ई होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ई के प्लेस पे अब यार मतलब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जब देखोगे तो ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी अपन मतलब जो डेंसिटी है अपन ई हो जाएगा। अब ई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, जब ई की वैल्यू है तो हमारा ये इतना आ गया। और जब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से आप जानते हो कि इन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेटेड, अभी आपने देखा कंटिन्यूटी इक्वेशन इतना आया, ठीक है। अब जे की जगह पे आप इतना रख दोगे, बस जे की जगह पे इतना रखो, बस देखो इसको ज़रूर से ज़रूर मैं कहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस करो, जितने भी आपके मतलब समझ लो एक बार, समझने के बाद कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे रफ पे, सोचोगे कि रात में पढ़ के और यूनिवर्सिटी में पास हो जाओ, तो कभी नहीं हो सकते। तो मेरी बात मानो, 1 से 2 बार कंटिन्यूटी का इक्वेशन कुछ नहीं है, हमने समझाया, समझ में आया होगा। रिलैक्सेशन टाइम भी समझा रहे हैं, बस जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्टली आपका क्या आ जाएगा, आपका लास्टली अपना रो डी वी, देखो रो इंटू डी वी, ये रो इंटू डी वी हो जाएगा डी टी, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ये सिग्मा ई अपन रो वी इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो नाउ यही इक्वेशन 1 इज द डिफरेंशियल रो वी सॉल्यूशन गिवन बाय द, मतलब इसको जब आगे सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप मैथ पढ़े होगे तो आप जानते होगे कि ये जो आपका रो वी होता है, यहाँ से देखो रो वी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा रो इंटू मतलब ई अपन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट टी, और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जब आप मैथ 4 पढ़े हो तो ये कैसे आता है ये तो मैं समझा नहीं सकता, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, बस इतना होता है, रट लेना, ठीक है। तो ये आपका रो नॉट है, चार्ज डेंसिटी टी इक्वल टू 0 होता है। आगे हम बात करें तो दिस सोज दैट द चार्ज डेंसिटी डीके की एक्सपोनेंशियली, ये जो होता है आप जानते हो कि डीके कांस्टेंट होता है, और ये इप्सिलॉन नॉट जो इप्सिलॉन नॉट सिग्मा के बराबर होता है, और ये सेकंड में मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जब रिलैक्सेशन टाइम आए तो ये जरूर याद होना चाहिए, इप्सिलॉन नॉट अपन सिग्मा होता है। तो ये हो गया आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम जो ये मतलब ये टाउ इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द चार्ज डेंसिटी डीके टू 36
36.8%। देखो सबसे पहला लाइन ही आपका होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है नोट्स में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब रिलैक्सेशन टाइम आए तो सबसे पहला लाइन यही होना चाहिए कि रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज द टाइम डिफाइन एज द रिक्वायर्ड टू डिके, मतलब किसी भी चीज़ को डिके करने में जो टाइम 36.8% लगता है इनिशियल वैल्यू का, इनिशियल जैसे मान के चलो, देखो ये हमारा ग्लास में वाटर है, ठीक है। अब ये 36.8 जितना डिके, मतलब ये इतना 36 हो गया, इतना डिके होने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। 36.8 या 100 में से घटा दो 36.8 तो कितना बचा 2, और यहाँ से हमने लिया तो 4 3, और ये हमारा कितना बचा 7 6 63.2 भी कह सकते हो, मतलब दोनों कह सकते हो, इतना डिके हो या इतना बचे, इतना लेफ्ट हो इतना डिके हो, ये हमें क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम हम जानते हैं। अभी हमने आपको बताया होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मतलब मीडियम क्या होता है, जहाँ परमिटिविटी जो परमिएबिलिटी जो साइलेंट म्यू कंडक्टिविटी सिग्मा जहाँ सेम हो, तीनों ये क्वांटिटी अगर सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं। यही तीनों हमारा मीडियम अगर सेम ना हो तो ये हम इसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, दोनों बार में पूछ सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत ही है, पॉइजन एंड लेप्लास इक्वेशन। तो पॉइजन इक्वेशन एंड लेप्लास इक्वेशन इज नथिंग, इट इज़ द मतलब डिराइव फ्रॉम द गास लॉ, अभी आपने पढ़ा लीनियर आइसोट्रोपिक मतलब मटेरियल के लिए। तो अभी आपने देखा कि जो डेल डॉट डी वी इक्वल टू रो वी है और डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट टी, अभी हमने आपको पीछे बताया था ये कैसे आया था, आपने देखा। अब ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या करोगे, डी की जगह पे इसकी वैल्यू रखोगे। जब डी इक्वल टू इतना रख लोगे तो ये जो है डेल और ये ई इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू ई इक्वल टू रो वी हो जाएगा। आगे बस कुछ नहीं करना है, आप जानते हो कि यहाँ पे जानते हो कि ई जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, हमने बताया कि इक्वल टू माइनस डेल वी होता है। जब आगे मतलब इसमें पुट करोगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब ये जो होगा ई की वैल्यू अब इतना रखोगे, फिर ई की वैल्यू जब इतना रखोगे ना, जब आगे मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो होगा डेल इक्वल टू इतने के बराबर माइनस रो वी के बराबर आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ये आपका पॉइजन इक्वेशन आ गया। तो पॉइजन इक्वेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे यही मतलब हमने माइनस में रखा वैल्यू, तो ये हमारा क्या हुआ माइनस डेल वी हुआ। ई की वैल्यू यही है ना भैया, देखो ई की वैल्यू हमारी कितना है, देखो माइनस डेल वी हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा ई की वैल्यू जो है ना, ई की वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, बस कुछ नहीं किए हैं। ई की वैल्यू जब यहाँ पे रखे हैं तो आगे आप आ जाओ, होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये मतलब यहाँ पे हमने रखा, इसके बराबर आ गया। तो इसे हम जब मतलब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल स्क्वायर वी माइनस रो वी अपॉन इप्सिलॉन, ये हमारा पॉइजन इक्वेशन होता है। इतना इसमें इक्वेशन आता है, पॉइजन इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, रिलैक्सेशन टाइम। आप अगर मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा बात मानो भूल जाओगे। तो मैं यही कहूँगा फिर से कि आप जितना हो सके उतना रिवाइज करो, रिपीट करो और कॉपी पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। अगर मॉडर्न तरीके में रह जाओगे ना कि सर पीडीएफ भेजिए या कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल से पढ़ के उसका पीडीएफ रट के जाओगे तो 110% 21 नंबर भी नहीं ला पाओगे जब तक पेन और कलम का यूज़ नहीं करोगे। आज का ज़माना ही बदल गया है, आई डोंट नो, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ 3rd ईयर का, लेकिन खुद मैं देख रहा हूँ मेरे अंदर भी वो कमी है कि मैं पेन कॉपी को बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, और जितना है डिपेंडेंटी मतलब हमारी डिपेंडेंसी बनती जा रही है कि हम पेन कलम का यूज़ ना करके दिमाग का यूज़ करें और पीडीएफ पढ़ के जाएं। पीडीएफ पढ़ के आप थ्योरेटिकल पास हो सकते हो, थ्योरेटिकल आप ये मतलब ये मुफ्ती नहीं पास हो सकते। अगर ऐसा नहीं है तो आप जाके पीडीएफ रट के देखना, अपना नंबर मिलाना, आपको समझ में आ जाएगा। आप अभी रिलैक्सेशन टाइम पढ़ो और शाम को लिखना, देखना 100% मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत से स्टेप आप भूल जाओगे। कितना भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, लेकिन आप कितना भी समझ के जाओ, जब तक रिवाइज नहीं करोगे नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर रट के जाओ। ये आपका पॉइजन इक्वेशन हो गया, ये होमोजेनियस मीडियम के लिए था, हमने समझाया। आगे अब देखते हैं लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन इज़ नथिंग बट जो इक्वेशन नंबर 5 है, मतलब जब नॉन होमोजेनियस के लिए देखेंगे और नॉन होमोजेनियस के लिए 0 के बराबर हो जाएगा, तो वही जो माइनस ये जो आपका जो मतलब यहाँ पे देखो जो ये रो वी अपन इप्सिलॉन नॉट था ना, ये होमोजेनियस के लिए था, तो ये हमारा पॉइजन इक्वेशन है। लेकिन नॉन होमोजेनियस के लिए 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लेप्लास इक्वेशन हो जाएगा। तो एक्स मतलब जो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है उसके लिए क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए हमने लिखना सिखाया था फर्स्ट यूनिट में, अगर नहीं देखा तो देखना। ये मतलब क्या हो जाएगा, वी अपन एक्स वाई जेड आपका रेक्टेंगुलर होता है, रो फाई जेड जो होता है आपका सिलेंड्रिकल होता है, यहाँ पे रो फाई जेड आ गया, और आर थीटा फाई जो होता है आपका सिलेंड्रिकल होता है। तो ये आप देख लेना, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं कि हम आपको समझाएं, हमारा बेसिक सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, हमें भी पढ़ना है। अब चलते हैं बाउंड्री कंडीशन। देखो भैया बाउंड्री कंडीशन 7 नंबर लिख लो।
और पूरा अगर स्पीड में देख रहे हो तो कम करो, मैं भी कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए। देखो बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। बाउंड्री कंडीशन इज सरफेस, बाउंड्री कंडीशन इज अ सरफेस थिकनेस 10 to 0 विच सेपरेट टू मीडियम। बाउंड्री मतलब क्या होता है, अरे आपके घर पे बाउंड्री बनता है तो क्या करता है, इधर का स्पेस क्या होता है वो सेपरेट करता है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब बाउंड्री कंडीशन गिव द रिलेशन बिटवीन फील्ड ऑफ मीडियम, मतलब दो मीडियम के बीच में बाउंड्री क्या करता है, मीडियम 1 μ1 मीडियम 2 μ2, इनके बीच में रिलेशन फाइंड हम करते हैं। अब कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया होगा, हम कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, इफ द फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मीडियम कंडीशन दैट हैव फील्ड मस्ट बी सेटिस्फाई इंटरफेरेंस सेपरेटिंग मीडियम, द मीडियम इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन। देखो बाउंड्री कंडीशन का ये भी एक डिफिनीशन है, ऊपर भी बताया हमने डिफिनीशन है, जो आपको अच्छा लगे। हमने 2 पॉइंट में यहाँ पे बताया, यहाँ पे थ्योरेटिकल बताया, तो आप बताओ कौन सा लिखना चाहोगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि ऊपर का जो है ये जरूर लिखो, जब बाउंड्री कंडीशन आता है तो इसको भी लिखो, अगर आपके पास टाइम है तो जितना लिख सकते हो उतना लिखो, राइट। बोलने में हालत ख़राब हो जाता है, पेट दर्द हो रहा है, लेकिन अब मैंने बोल दिया है तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है एमएफटी से, कसम से बताऊं तो एमएफटी से पढ़ाने से समझाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपके फ़ायदे के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये गेट में इतना ही भी इम्पोर्टेंट नहीं है, गेट में बहुत कम आता है एमएफटी, लेकिन देखो मुझे पढ़ के फिर से समझाना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो बहुत लोगों का अच्छा नंबर आ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा शेयर करो, ठीक है। तो वी शैल कंसिडर द बाउंड्री कंडीशन एट एन इंटरफेस सेपरेटिंग, मतलब 3 मीडियम हम निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक टू डायलेक्ट्रिक कंडीशन, कंडक्टर एंड डायलेक्ट्रिक, कंडक्टर डायलेक्ट्रिक के बीच में, कंडक्टर एंड फ्री स्पेस के बीच में हम क्या करते हैं, हम जो है बाउंड्री कंडीशन पढ़ते हैं, और तीनों इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू डिटरमाइन बाउंड्री कंडीशन वी नीड टू यूज मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल इक्वेशन नहीं पढ़ा तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू में लगता है मैं मैक्सवेल इक्वेशन लेना भूल गया था, लेकिन बस इतना जान जाओ कि जो ई डॉट डी एल होता है ना वो जीरो होता है, क्योंकि स्टैटिक फील्ड के लिए लेते हैं, स्टैटिक फील्ड में चार्ज हमारा जीरो होता है, इसलिए करंट भी जीरो हो जाएगा, तो ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये हमारा अभी आपने पढ़ा कि जो सरफेस है, सरफेस चार्ज जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो तो चार्ज इनक्लोज के बराबर होगा, ये हमारा गॉस लॉ था। To determine boundary condition we need to use Maxwell equation and Gauss equation। यहाँ पे ये गॉस इक्वेशन, ये मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, दोनों को यूज़ करेंगे, दोनों को यूज़ करके क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पे देखो वेयर क्यू इज इनक्लोज फेस चेंज इनक्लोज बाय द सरफेस एस, मतलब सरफेस एस से इनक्लोज है। अब आगे हम देखते हैं क्या है, आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, वी ऑल्सो नीड टू डिकम्पोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू 2 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। एक जो होगा, देखो यहाँ पे फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिगर मत छोड़ना। देखो सबसे पहले ये हमारा जो है ए होरिजेंट, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये हमारा होरिजेंटल कंपोनेंट, ये इसका रिजल्टेंट E1। फिर से ये मीडियम 1 के लिए, मीडियम 1 देखो, ये हमारा मीडियम 2 के लिए, ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हमारा होरिजेंटल मतलब ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट कह सकते हो, ये हमारा मतलब रिजल्टेंट। तो जैसे ये हमारा देखो, ये हमारा क्या हुआ है, मतलब ABC, मतलब 3 डायरेक्शन, ये हमारा मतलब μ1 हो गया, मीडियम 1, ये हमारा μ2 हो गया, ठीक है। फिगर जरूर बना के जाना, फिगर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा H ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम डेल्टा W ले रहे हैं, मतलब ये क्या डिस्टेंस है। अब आगे जब हम फाइंड करेंगे डायलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, तो उसके लिए हमने फिगर बताया, देखो ये मतलब यहाँ से भी देख लेना, ये 2 हमने फिगर बनाया, जहाँ समझ में आया दोनों एक ही है, मतलब एक छोटा में है एक बड़ा में है। अब इसको जब प्रूव करना होगा ना तो कंसीडर लिखना, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन द रीजन दैट कंसिस्टिंग ऑफ 2 मीडियम। हमने बताया कि E1 के लिए क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट R1, मतलब पहले मीडियम के लिए, यही दूसरे मीडियम के लिए E2 हो जाएगा हमारा। मतलब जानते हो कि डायलेक्ट्रिक जो होता है वो सेम नहीं होता है, वो डिफर करता है मीडियम टू मीडियम, मीडियम 1 के लिए इतना हुआ, मीडियम 2 के लिए इतना हुआ। आगे जब हम बात करें तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया कि देखो फिर से समझाते हैं, समझ में आना चाहिए, मेन थिंग समझ में आना चाहिए। ये टेंजेंशियल और ये हमारा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कह सकते हो या हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट लिखो, और इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट। इन दोनों का सम ही तो हमारा E1 E2 है ना, ये मीडियम E2, तो यहीं हमारा लिखा हुआ है। जो हमारा E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल प्लस ये क्या है हमारा H से हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल मीडियम होता है, नहीं वर्टिकल मीडियम, हॉरिजॉन्टल जो भी है, मतलब एक टेंजेंशियल होता है, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो नहीं कह सकते यार, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल कह लो, मतलब बस कहने का समझने का तात्पर्य समझ में आना चाहिए आपको कि ये दोनों का सम E1 के बराबर होगा, मतलब मीडियम 1 के लिए आपने देखा, ये हमारा यही हमने बताया, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ये मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी ये कह सकते हो, ये दूसरे मतलब E2 के बराबर इतना होगा। आगे जब आप
ई डॉट डी एल आपने देखा इक्वल टू 0 होता है, अभी आपने देखा मैक्सवेल इक्वेशन से। जब इसको सेपरेट करेंगे मीडियम 1 मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, आप पढ़ लेना, तो फाइनली हमारा क्या होगा, देखो ई डॉट डी एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी आपने देखा, तो पहले अगर मीडियम के लिए देखें तो E1 टी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 टी इंटू डेल्टा डब्ल्यू, देखो यहाँ समझो भैया, यहाँ समझो समझो समझो, देखो ये हमारा E1 टी ई डॉट डी एल, देखो ई डॉट डी एल इक्वल टू 0 हमने पढ़ा मैक्सवेल इक्वेशन, हमने लिया फील्ड 1 टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो E1 टी हो जाएगा ना, E1 टी इंटू ये क्या हो जाएगा, इसके डिस्टेंस हमने क्या लिया, इस डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस हमने पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख, पहले हम क्या देख रहे हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो E1 टी यहाँ लिख पा रहे हैं हम, समझ लो ई डॉट डी एल, डी एल क्या है, ये कितना है डिस्टेंस हमारा, ये हमारा कितना है, ये डेल बराबर क्या है हमारा मतलब डब्ल्यू लिया हुआ है, तो ये हमारा मीडियम 1 के लिए यही हमने लिखा है। सब कुछ लिखना होता है, एक बार हमने समझा दिया। अब हमने E1 के लिए ये टेंजेंशियल कंपोनेंट लिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया डेल्टा एच बाई 2, क्योंकि ये देखो ऐसे जब हमने बनाया तो इतना हमने डेल्टा एच लिया था, तो आधे के लिए डेल्टा एच बाई, क्योंकि मीडियम यहाँ सेपरेट हो रहा है ना, देखो यहाँ से देखो, नहीं देखोगे नहीं समझोगे नहीं होगा। ये हमारा मीडियम 1 है, देखो भाई ये लेक्चर नहीं है, क्यों ऐसा समझ रहे हो कि यहाँ समझ में पूरा ना चाहिए, मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, बाउंड्री कंडीशन समझाने के लिए कम से कम बाउंड्री कंडीशन आपको एकदम बिल्कुल लेक्चर वाइज समझाना है, तो कम से कम 30 मिनट इसी के लिए लगेगा। अगर 30 मिनट हम इसी में ले लिए तो आगे कहाँ से हम समझाएंगे, तो मैं कोशिश करके भी आपको नहीं समझा सकता, बस ओवरव्यू हमने दे रहे हैं, बस इतना समझ जाओ कि ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, जब मीडियम 1 के लिए हम ई डॉट डी एल सब तीनों को, मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन जब चेंज होगा, देखो पहले हम इस डायरेक्शन लिए, इस डायरेक्शन, दोनों ही पॉजिटिव होगा, ये अब जब डायरेक्शन बदलेगा तो निगेटिव होगा ना, बस यही है। जब आगे सॉल्व करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा, कहाँ गया, मतलब E1 TW, मतलब इससे ये कट जाएगा है ना, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, तो लास्ट में फाइनली हमारा जो E1 T होता है, देख लेना आप, E1 T जो होता है E2 T के बराबर हो जाता है, ये हमारा बाउंड्री कंडीशन आता है, मतलब ये मीडियम 1 मीडियम 2, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, पहले हम टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं, E1 T सेम ऑन द टू साइडेड ऑफ द बाउंड्री कंडीशन, और ये जो होता है बाउंड्री कंडीशन टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए निकालते हैं, एंड फाइनली मतलब ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, देखो कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री, जरूर लिखना कि जब हम टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए निकालते हैं तो ये हमारा बाउंड्री कंडीशन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस। मैंने बताया था ना मैंने क्या गलती किया था, जब आया था तो मैंने बाउंड्री कंडीशन ही उठाया था, लेकिन बाउंड्री कंडीशन मैग्नेटिक में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक में मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन कर दिया था, और जब मेरे पास 10 मिनट बचा था तब याद आया, तब जाके बहुत ही ज़्यादा मैंने मतलब मिस प्रिंट ई के जगह एच एच की जगह बहुत ज़्यादा मतलब मिस राइट लिख दिया था, इसलिए मेरा को मतलब केवल मैं 54 स्कोर कर पाया, लेकिन इतना अच्छे से मैंने यूनिटी पढ़ा था कि शायद वो गलती नहीं हुआ तो मैं भी 60 प्लस होता। मेरी क्लास में बहुत से मतलब अप्रॉक्स 4 लोगों ने 60 प्लस लाया है, सोचो, तो ऑब्वियसली आप लोग भी ला सकते हो जब अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक है। अभी आपने देखा पहले हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए बताया, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए, अब डी डॉट, अभी डेंसिटी मतलब ये मतलब डी इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ई देखा, ये फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये हमारा मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके लिए हमने लिखा, ठीक है। आगे यही है E1 T, मतलब ये टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए लिख लेना, फिर वर्टिकल अंडरगोज और चेंज इन, देख लेना आप लोग। अब आगे पहला हमने समझा दिया, दूसरा बिल्कुल वैसे ही है, तो ये मतलब डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, ये हमारा गॉस लॉ के थ्रू आया, ठीक है, गॉस लॉ के थ्रू आया, तो फिर यहाँ पे मतलब हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रो डॉट डी एस इक्वल टू आपने देखा, इसमें भी ये D1 जो होगा एक मीडियम के लिए, पहला मीडियम के लिए होगा, ये दूसरे मीडियम के लिए होगा, जब आगे सॉल्व करोगे तो इतना बराबर ये मतलब चार्ज बराबर 0 होता है ना, तो रो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये D1 मतलब ये पहला मीडियम और दूसरा मीडियम के लिए इतना आ जाएगा, और ये लिख लोगे, नीचे लिख लेना कि जो रो एस है ना, फ्री चार्ज डेंसिटी प्लेस देखो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्यों, क्योंकि अच्छे से नहीं समझो नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं खुद पढ़ के मुझे भी लग रहा है कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग समझने की कोशिश नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, पहली बार अगर सोचोगे कि समझ में नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा, मेरे को दोष मत देना, क्योंकि मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। D1 जो D1x है और ये D2x के बराबर हो जाएगा, तो फाइनली लास्ट में आप लिख लेना कि जो ये अपना नॉर्मल कंपोनेंट, हमने तभी से पढ़ रहा था नॉर्मल कंपोनेंट है, दस द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस अक्रॉस द इंटरफेस, तो ये आपका हो गया नॉर्मल कंपोनेंट भी हमने बताया, टेंजेंशियल कंपोनेंट बताया। नॉर्मल कंपोनेंट के लिए फिगर ये होता है, आप देख लो D1T मतलब ये डेंस मतलब ये D1T, ये D2T, और ये आप आगे बना लेना, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो मतलब ये आगे कैसे होता है ये मुझे अब इतना याद नहीं आ रहा, तो आप लोग एक बार देख लेना, मतलब अगर डेंस जो
क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है। मतलब यहाँ से देखो, समझ में क्यों नहीं आ रहा, टाइम लगेगा, मेरा पेट दर्द कर रहा है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझा दो। देखो यहाँ से देखो θ1 θ2 बना है ना, देखो ये हमारा θ2 बना है, E1T ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट, ये हमारा E2, ये हमारा E1 ऐसा ही टेंजेंशियल कंपोनेंट, यहाँ पे θ1 यहाँ पे बना, θ2 यहाँ पे बना। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इतना समझ लेना कि साइन थीटा निकालोगे तो E1/E2 बराबर E1/E1 टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आएगा, और साइन θ2 निकालोगे इतना आएगा। जब दोनों कंपेरिजन करोगे तो फाइनली हमारा लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, tan θ1 मतलब tan θ1 tan θ2 बराबर E1/R1 मतलब इप्सिलॉन नॉट R1 और इप्सिलॉन नॉट R2 के बराबर आएगा। और लास्ट में ये लिखना मत भूलना, दस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री कंडीशन ऑफ द सिग्मा, इतना बराबर जरूर लिखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमारा बाउंड्री कंडीशन खत्म हो गया। देखो इतने लाइन मतलब इतने पेजेस में मतलब 5 पेज में मुझे लग रहा है बाउंड्री कंडीशन, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि पांचों पेज लिखो, लेकिन हाँ क्या ज़रूरी होता है, ज़रूरी हमारा ये होता है कि जितना लिख रहे हो ना उसमें गलती मत लिखो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना लिख रहे हो पूरा सही सही लिखो, गलती मत लिखो। बाउंड्री कंडीशन का फिगर याद करो, देखो एकदम बॉल्ड लेटर में लिख रहा हूँ, फिगर एकदम सही याद करो। क्वांटम से रटो, बुक से रटो, मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उससे रटो, लेकिन फिगर सही बनाओ। अब लास्टली आपका टॉपिक है मतलब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल होता है आप जानते हो, क्या ज़्यादा बताऊँ, मटेरियल जो होता है वो 3 टाइप का होता है। यहाँ पे वो कंडक्शन बांड पे डिपेंड करता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर होता है। जो इसका वैलेंस बांड होता है, कंडक्शन बांड में ओवरलैप होता है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, वो कंडक्टर होता है। इनके बीच में थोड़ा दूरी होती है, तो ये आपका सेमीकंडक्टर, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं होता है, तो ये हमारा मतलब सेमीकंडक्टर होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब जो ईजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इसमें दूरी, तो ये हमारा इंसुलेटर हो जाता है। तो बस इतना ही। तो लास्टली हम यही कहेंगे, थैंक यू। थैंक यू तो आप लोगों को बोलना चाहिए, यही मैं लिखा हूँ, थैंक यू तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि इतना अच्छा कंटेंट, और जितना हो सकता है मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के आपकी पढ़ाई पढ़ा रहा, मतलब आपको समझा रहा हूँ, और मेरा इससे कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। तो लास्ट में यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। एंड हाँ, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो ये भी मत भूलना कि आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिन नाउ, थैंक यू।